हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण एंड वेलकम टू सुपर शिक्षा एजुकेशन दैट इवॉल्व यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु में अंतर को समझने के बाद, उनके एग्जाम्पल्स को याद करने के बाद अब हम पढ़ रहे थे धातुओं की प्राप्ति और उनका निष्कर्षण। दोनों शब्दों में अंतर को भी हमने समझा था। धातुएं हमें कैसे मिलती हैं, या तो वो फ्री स्टेट में मिलती हैं यानी मुक्त अवस्था में, या वो हमें किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ी हुई मिल सकती हैं। कैसे भी मिले, लेकिन वो दो रूपों में ही पृथ्वी में दिखाई देती हैं। एक होता है खनिज, दूसरा होता है अयस्क, और हम उसे निकालते हैं अयस्क से। और जब हम अयस्क से धातु को निकालते हैं उसे हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण। और उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिनमें से हमने कुछ स्टेप्स को पढ़ लिया है और जो बाकी बचे हैं उन्हें आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन से हम पढ़ चुके हैं और किन्हें आज पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, क्या क्या स्टेप हमने देखे। पहले हमने देखा दलन और पेषण, जिसे चूर्णन भी कहते हैं, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, जिसमें हम जो ओर मिलता है यानी चट्टान का टुकड़ा जो हमें मिला, जिसे हमने कहा अयस्क। क्यों कहा उसे अयस्क? क्योंकि एक धातु उसमें कोई ज़्यादा है। और भी तत्व हैं अशुद्धियों के रूप में, लेकिन कोई एक धातु तत्व उसमें ज़्यादा है, इसलिए हमने उसे कहा अयस्क। और इसी से हम निकालने वाले हैं अपनी वांछित यानी कि जो हमें चाहिए उस धातु को, जिसके लिए पहले हमने उसका क्रशिंग कर दिया यानी उसका पाउडर फॉर्म बना लिया। दूसरा स्टेप यहाँ पर हमारे पास है अयस्क का सांद्रण अथवा प्रसाधान। इसको भी हमने पढ़ लिया और इसकी हमने काफ़ी विधियाँ देखी। जैसे हमने इसमें देखा गुरुत्वीय पृथक्करण, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण की हेल्प से पानी से धोकर उसको अलग कर लेते हैं। हमने झाग उत्प्लावन विधि को देखा, हमने मैग्नेटिक सेपरेशन को देखा यानी चुंबकीय पृथक्करण को देखा, और हमने रासायनिक पृथक्करण भी देखा, जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अयस्क सांद्रण की विधियाँ भी देखी। ये बहुत डिटेल्ड सिलेबस में नहीं है, तो हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसे समझा। और आज का जो हमारा स्टेप है, जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, वो है अयस्क का निस्थापन अथवा भर्जन। इस स्टेप को हम कह सकते हैं कि धातु अयस्क को, यानी जो अयस्क है उसको धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए ही हम उसका निस्थापन एवं भर्जन करते हैं। अब धातु ऑक्साइड में क्यों बदलना पड़ता है अयस्क को, ये हम आगे देखेंगे। एक्चुअली होता ये है कि जब धातु ऑक्साइड बन जाता है यानी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तब और अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और केवल धातु के साथ ऑक्सीजन रह जाता है, जिसको हमें निकालकर शुद्ध धातु मिल सकती है अगले चरण में। तो इसलिए हम धातु अयस्क को धातु ऑक्साइड बना लेते हैं, और उसके लिए हम करते हैं निस्थापन और भर्जन। तो अभी हम पढ़ते हैं निस्थापन और भर्जन को। अयस्क का निस्थापन और भर्जन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। निस्थापन अथवा भर्जन द्वारा सांद्रित अयस्क को, जिस अयस्क को हम सांद्रित कर चुके हैं यानी उससे गैंग को अलग कर चुके हैं, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो सांद्रित अयस्क को बदला जाता है धातु ऑक्साइड में, ताकि बाद में हम उससे ऑक्सीजन भी निकाल लें और हमें मिल जाए शुद्ध धातु। तो एक एक करके समझते हैं निस्थापन और भर्जन को। तो फर्स्ट है हमारे पास निस्थापन। परिभाषा देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को, अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि कौन से अयस्क की बात हो रही है, जिसमें कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में या फिर बहुत कम मात्रा में गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है और अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे निस्थापन यानी कैल्सिनेशन कहते हैं। निस्थापन की क्रिया में अयस्क में से जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अयस्क शुष्क व सरंध्र हो जाता है। एक बार फटाफट ये जो लंबा चौड़ा लिखा है उसको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात, किसका निस्थापन कर रहे हैं यहाँ पर? कार्बोनेट अयस्क का, ठीक है। जबकि भर्जन हम सल्फाइड अयस्क का करेंगे आगे। तो यहाँ पर हम ये बात पहले याद रखेंगे, कार्बोनेट अयस्क को हमने क्या किया, गर्म, उसके गलनांक से थोड़ा कम, यानी कि गलने नहीं देना है। ऐसा नहीं कि वो गलने लग जाए कार्बोनेट अयस्क, गलनांक से थोड़ा कम तापमान रखना है कि वो गर्म तो हो पर गले नहीं। और वायु की अनुपस्थिति में, या फिर इतनी कम वायु होगी कि उसे नगण्य कहेंगे। तो वायु की अनुपस्थिति या बहुत कम मात्रा में गर्म करते हैं गलनांक से नीचे, किसको? कार्बोनेट अयस्क को। जिससे क्या होता है, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और अयस्क, जो अयस्क होता है वो धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण से भी समझेंगे इसे अभी।
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। निस्तापन की क्रिया में और क्या फायदा होता है कि इससे जल एवं वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, यानी अयस्क से नमी बाहर निकल जाती है और वो शुष्क यानी कि ड्राई हो जाता है और छिद्रित हो जाता है, यानी पोरस हो जाता है, यानी उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र दिखाई देने लग जाते हैं, हल्का भी हो जाता है थोड़ा। अच्छा, इसको एक बार समीकरण देख लेते हैं इसकी ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये देखिए, ये है उदाहरण। यहाँ पर हमने जिंक कार्बोनेट का उदाहरण लिया है ZnCO3। इसको हम कर रहे हैं गर्म, ये ट्रायंगल का साइन है, तो यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन इतना गर्म करेंगे कि वो पिघले ना, यानी गलनांक से थोड़ा नीचे। इससे क्या होगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, निकल रही है, और क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन गया ना यहाँ पर, ZnO जिंक ऑक्साइड, जो एक क्या है, धातु ऑक्साइड है। यही है निस्तापन। किसका निस्तापन किया यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट का। क्या बाहर निकला, CO2, क्या बना, जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, और साथ में क्या हुआ, वाष्पशील पदार्थ भी बाहर निकल गए, यानी नमी भी बाहर निकल गई, और ये कैसा हो गया, ड्राई और छिद्रयुक्त, यानी सरंध्र हो गया। कौन, ये धातु अयस्क, यानी कि जो हमारे पास क्या है, ZnO के फॉर्म में है, यानी कि धातु ऑक्साइड की फॉर्म में है अब हमारे पास। तो ये था निस्तापन। अगला प्रोसेस है हमारे पास भर्जन यानी रोस्टिंग। ठीक है, अब इसे देखते हैं कि ये किस प्रकार से अलग है निस्तापन से। ये देखिए, परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क को उसके गलनांक से कम, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ अप्लाई होती है, गलनांक से कम यानी अयस्क को पिघलने नहीं देना, कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वायु की उपस्थिति में, यानी भरपूर मात्रा में दी जा रही है वायु। वायु मतलब यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसे हम कहते हैं भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन की क्रिया में आर्सेनिक और सल्फर As और S आदि अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और अयस्क ऑक्सीकृत होकर धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। समराइज कर लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले तो कौन से अयस्क को करते हैं यहाँ पर भर्जन, सल्फाइड अयस्क को गलनांक से कम, यानी उसे पिघलने नहीं देना, और वायु की उपस्थिति में गर्म करना है, खूब सारी ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध होगी। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्जन। और इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, आर्सेनिक और सल्फर। ठीक है, ये भाप बनकर बाहर उड़कर निकल गई। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, यानी कि हमने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो आर्सेनिक और सल्फर जो अशुद्धियाँ के रूप में मौजूद थे, किस में मौजूद थे, अयस्क में, धातु अयस्क में, तो वो बाहर निकल जाती हैं और अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी क्योंकि हमने इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो अयस्क को क्या मिल गई, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीकृत होकर क्या बना दिया उसने, धातु ऑक्साइड। यानी कि वो किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ, और उसने धातु ऑक्साइड बना दिया। एग्जाम्पल से भी इसे समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो उदाहरण से हम इसे समझते हैं। पहला हमने लिया लेड सल्फाइड का, लेड सल्फाइड का उदाहरण। इसको हमने खूब सारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में किया गर्म। यहाँ पर ट्रायंगल का निशान मिसिंग है, मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर हमें मिल गया लेड ऑक्साइड 2PbO, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई यहाँ पर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और पीछे हमें कौन सी गैस मिली थी निस्तापन में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी हम इन दोनों में अंतर भी देखेंगे, भर्जन और निस्तापन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से भी पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ZnS। इसको भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, भरपूर मात्रा में वायु मिली, ये भी यहाँ पर हमने इसको किया गर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हीट का निशान, और हमें मिल गया फिर से यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दी, ऑक्सीजन दी जलाने के लिए, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल गई, वही SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है, एक में हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं और यहाँ भर्जन में हम खूब सारी मात्रा में ऑक्सीजन यानी वायु देते हैं, और दोनों में ही क्या बनता है, भर्जन और निस्तापन में दोनों में ही हमें धातु ऑक्साइड मिलता है। यानी कि जिस धातु को हमने निष्कर्षण करना होता है जिसका, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धातु ऑक्साइड बना लेती है, जिसको अब आगे हम क्या कर लेंगे, जिसका आगे हम शुद्ध रूप प्राप्त कर लेंगे। तो भर्जन और निस्तापन की परिभाषा को समझ लिया है हमने, और अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो है भर्जन और निस्तापन में अंतर। फटाफट से देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो यहाँ एक तरफ लिखा हुआ है भर्जन, दूसरी तरफ है निस्तापन, और पॉइंट में इनके अंतर। एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले भर्जन, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये हमने याद कर लिया था
कि भर्जन में वायु की यानी ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है और गलनांक से नीचे सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, निस्तापन में पहला पॉइंट देखिए, इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि यहाँ पर वायु की मात्रा बहुत सीमित होती है, यानी कि नगण्य भी जिसे हम कह सकते हैं, तो इसलिए कहीं पर अनुपस्थिति में भी लिखा रहता है। तो भर्जन में वायु की भरपूर मात्रा में और निस्तापन में अयस्क को सीमित वायु की मात्रा में गर्म करते हैं या अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए यहाँ उदाहरण में देखिए, यहाँ कौन से अयस्क को गर्म कर रहे हैं, CaCO3। यहाँ पर CaCO3 में O3 यानी ऑक्सीजन पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए इसको और अधिक वायु नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें ऑक्सीजन ही तो जोड़नी है अयस्क से और धातु ऑक्साइड बनाना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास पहले से ही है अयस्क के पास, तो और ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि यहाँ पर सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है, ऑक्सीजन का एटम, तो इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया कि क्यों करते हैं ऐसा, वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखिए भर्जन का, यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, हम समझ गए क्यों होता है। और जो निस्तापन होता है वह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। कार्बोनेट, यहाँ पर ये थोड़ा मिसिंग है, कार्बोनेट सही तरीके से लिख लीजिएगा उसे, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट, तो ये होता है कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त निस्तापन। और तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस विधि में यानी भर्जन में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनमें पहले से तो ऑक्सीजन होती नहीं है, बाहर से ऑक्सीजन दी जाती है, तो इनसे ऑक्सीजन जुड़ती है और ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही ऑक्सीजन होती है निस्तापन में, तो इनका क्या होता है, इनको जब गर्म करते हैं तो इनका होता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, और वो बिल्कुल स्पंज की तरह हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी हम समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4, भर्जन में इसमें निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो जो इसमें ताप होता है, टेम्परेचर होता है, वो अधिक होता है थोड़ा, किससे, निस्तापन से। हालांकि यहाँ पर भी वो गलनांक से नीचे होगा, किसी में भी इतना टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, चाहे वो भर्जन हो या निस्तापन हो, कि वो गलनांक से ऊपर चला जाए, लेकिन फिर भी भर्जन का जो टेम्परेचर होता है वो निस्तापन से अधिक होता है। ठीक है, जबकि निस्तापन में भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें थोड़ा कम टेम्परेचर दिया जाता है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जैसे यहाँ कार्बोनेट में, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। उदाहरण देखते हैं भर्जन का, ये रहा जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको दी जाती है ऑक्सीजन और इसको किया जाता है यहाँ पर गर्म। तो खूब सारा तापमान यहाँ पर दिया जाता है ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में, और तब हमें मिल जाता है धातु ऑक्साइड, जो यहाँ पर किस रूप में, जिंक ऑक्साइड के रूप में। और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होती है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं चाहे तो एक लाइन बना के, कि यहाँ पर भर्जन में SO2 गैस निकलती है, जबकि निस्तापन में कौन सी गैस निकलती है, CO2। ठीक है, तो अब निस्तापन का उदाहरण देख लीजिए, भर्जन का देख लिया। यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को ले रहे हैं यानी कार्बोनेट अयस्क को, इसको भी हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में हमें मिल जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी एक धातु ऑक्साइड, और कौन सी गैस मुक्त हो रही है, CO2। तो ये कंप्लीट अंतर समझ गए हम भर्जन और निस्तापन में, और जिन्हें हमने याद भी कर लिया है। आई होप आपको पूरा अंतर क्लियर होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है भर्जन और निस्तापन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगले वीडियो में उसका आंसर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर धातु के निष्कर्षण में यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने तीसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया है, अयस्क का निस्तापन और भर्जन, जिसमें हम धातु अयस्क को बदल देते हैं धातु ऑक्साइड में। अब अगला स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं, धातु ऑक्साइडों का, जो धातु ऑक्साइड हमने बना लिए हैं, किससे बना लिए हैं, निस्तापन और भर्जन के द्वारा। तो उन धातु ऑक्साइड का मुक्त धातु में अपचयन, यानी कि यहाँ पर तो हमने क्या किया, धातु ऑक्साइड को बना लिया। अब उन धातु ऑक्साइडों का हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल, यानी धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अपचयन कर देंगे। यानी उनसे हम किसको अलग करने वाले हैं, ऑक्सीजन को। इससे पहले वाले स्टेप में हमने ऑक्सीजन जोड़कर धातु ऑक्साइड बनाया था, अब उस धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल कर उसका अपचयन कर देंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेप नंबर 4, धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड को अपचयन द्वारा धात्विक अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। कैसे, देख लीजिए। यहाँ पर मैंने एक सिंपल शब्द समीकरण लिखा है, ये है धातु ऑक्साइड, कोई धातु ऑक्साइड है, उसमें हम डालेंगे अपचायक
अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो इस धातु ऑक्साइड का क्या कर लेगा, अपचयन कर लेगा, यानी उससे ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेगा। तो क्या बनेगा, धातु अलग हो जाएगा और अपचायक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। जो ऑक्सीजन पहले कहाँ जुड़ी थी, धातु ऑक्साइड से, तो यहाँ पर हमें धातु अलग मिल जाएगा और जो अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो अपने अंदर ऑक्सीजन को खींच लेगा, कहाँ से, धातु ऑक्साइड से, और यहाँ पर धातु अलग हो जाएगी। यही फॉर्मूला इस स्टेप में अपनाया जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को लिख लिया है। ऊपर सबसे अधिक सक्रिय, नीचे सबसे निम्न सक्रिय और ये मध्यम अभिक्रियाशील। ठीक है, तो अलग अलग धातुओं का अलग अलग प्रकार से यहाँ पर अपचयन करेंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं। तो जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं यानी अधिक अभिक्रियाशील, ये ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील भी ऑक्साइड के रूप में मिल जाती हैं, और जो नहीं होती हैं तो अपचयन और निस्तापन और भर्जन के द्वारा उनका धातु ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास अधिक अभिक्रियाशील भी ऑक्साइड के धातु ऑक्साइड के रूप में मिल जाती हैं, और मध्यम अभिक्रियाशील भी धातु ऑक्साइड के रूप में मिल जाती हैं। बस इनका अब क्या करना होता है, अपचायक द्वारा अपचयन करना होता है और ऑक्सीजन को अलग निकालना होता है। लेकिन जो नीचे यानी कि जो निम्न अभिक्रियाशील होती हैं, जैसे सोना चांदी, वो प्राकृतिक अवस्था में होती हैं। क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, तो ये ऑक्साइड ना बनाकर, मतलब ये ऑक्साइड के रूप में बहुत कम मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, मतलब ऑक्साइड के रूप में। जबकि ऊपर की दो यानी कि मध्यम और अधिक अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइड के रूप में मिल जाती हैं। तो इसलिए इन्हें अलग अलग तरीके से अपचयन करते हैं इनका। देखते हैं। सबसे ऊपर वाली यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनके धातु ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी अपचयन करते हैं। जो मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं उनका क्या करते हैं, कार्बन के उपयोग से अपचयन। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पर, धातु का अपचयन नहीं है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी या कहीं पर भी अपचयन किसका होगा, धातु ऑक्साइड का। जैसे ZnO का या फिर FeO का, PbO का, तो ये धातु ऑक्साइड का अपचयन होगा। यहाँ पर भी जैसे NaO का यानी कि CaO का, ऐसे धातु ऑक्साइडों का अपचयन होगा। ठीक है, तो ये भी ऑक्साइड बना रखी हैं इन्होंने भी, और इन्होंने भी ऑक्साइड बना रखा है, तो इनका अलग अलग तरीके से अपचयन होगा। ऊपर वाले धातु ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी अपचयन होगा और मध्यम वालों का कार्बन के उपयोग से अपचयन होगा। ठीक है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर दोनों से हम किसी से भी इनका अपचयन करा सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परगलन या स्मेल्टिंग। कौन सी प्रक्रिया को, जब हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड का कार्बन के या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन कराते हैं, उसे हम कहते हैं परगलन या स्मेल्टिंग। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा डिटेल में भी इसे डिस्कस कर लेंगे। और जो अंत में प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित धातुएं हैं जैसे सोना चांदी, इनका हम करते हैं अवक्षेपण के द्वारा अपचयन। तो एक एक करके सबका देख लेते हैं अपचयन। तो निम्न वाले से शुरू करते हैं, यानी सबसे नीचे वाली से शुरू करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मध्यम को, और फिर अंत में अधिक क्रियाशील को भी देख लेंगे किस प्रकार से इनका अपचयन हो रहा है इस स्टेप में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए, जिनका होता है अपक्षेपण द्वारा अपचयन, यानी कि यहाँ पर अवक्षेप बनेगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, जिससे हम धातु को निकाल लेंगे। उदाहरण लिया है हमने यहाँ पर Ag और Au, यानी कि चांदी और सोने का, जो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑक्साइड या फिर अन्य यौगिकों के रूप में नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। हालांकि अशुद्धियाँ तो इनमें होंगी किसी न किसी रूप में, जिनको हमें निकालना पड़ेगा अपचयन के द्वारा। देखते हैं किस प्रकार से। तो ये रहा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है Ag2S यानी अर्जेंटाइट अयस्क जिसे हम कहते हैं, यानी यहाँ पर ये है चांदी जिसमें मिला है सल्फर अशुद्धि के रूप में। इसको हम मिलाते हैं सोडियम साइनाइड के तनु विलयन में, किसको, अर्जेंटाइट अयस्क को। तो ये क्या बना लेता है, एक घुलनशील यौगिक विलयन बना लेता है, NaAgCN का ट्वाइस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इस प्रकार जो विलयन बना है, इस विलयन को निथार कर उसकी जिंक से अभिक्रिया की जाती है, यानी कि इस विलयन की जो हमें मिला है जिंक से अभिक्रिया की जाती है और एक झाग बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, और उस अवक्षेप से Ag यानी कि चांदी को निकाल लिया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल रूप में हमने यहाँ पर इसे समझ लिया, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना याद रखना है कि यहाँ पर उदाहरण हम इसका ये ले सकते हैं कि अर्जेंटाइट अयस्क को हमने सोडियम साइनाइड के साथ मिलाया तनु विलयन में उसके, जहाँ हमें मिला घुलनशील यौगिक का एक विलयन,
और इस विलयन की हमने जिंक से अभिक्रिया कराई, प्रेसिपिटेट बना यानी एक अवक्षेप बना जिसमें से हमने Ag को अलग कर लिया। तो ये था कम अभिक्रियाशील धातुओं का अपचयन। अब देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील का। अब यहाँ पर हम करेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अपचयन, जिसे हम कहते हैं परगलन या स्मेल्टिंग। क्या होता है? परगलन वह प्रक्रम है जिसमें धातु ऑक्साइड को, ये धातु ऑक्साइड हमें मिले हैं भर्जन और निस्तापन से, तो धातु ऑक्साइड को गलित अवस्था में कार्बन या अन्य अपचायक द्वारा मुक्त धातु रूप में अपचयित किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है, लेकिन किसके द्वारा? स्पेशली कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। ठीक है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रगलन या स्मेल्टिंग। और ये कैसे किया जाता है? इसके लिए पूरी एक भट्टी होती है। देखते हैं क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं लगभग, उनका अपचयन किया जाता है कार्बन के उपयोग द्वारा। ठीक है, धातुएं नहीं, धातु ऑक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड हो गए इन धातुओं के, यानी कि Zn, Fe, PbCu, इनके जो ऑक्साइड होंगे उनका अपचयन किया जाएगा किसके द्वारा? कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। उसे हम कहेंगे प्रगलन या स्मेल्टिंग। किस प्रकार से देख लेते हैं। ये रही एक भट्टी जिसे हम कहते हैं वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस, और इस भट्टी में ही होता है स्मेल्टिंग यानी कि अपचयन। किसका अपचयन? मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड का, उनके धातु ऑक्साइड का। और किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रिया को आगे देख लेते हैं। तो ये रही वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें हम करने वाले हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु अयस्क का अपचयन। कैसे करते हैं, इस भट्टी में क्या क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस को फटाफट शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले इस इमेज को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। तो ये रही ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी। क्या होती है? ईंटों की एक भट्टी होती है जिसमें हम जो भी सामान डालते हैं वो जलने लगता है, क्योंकि हम यहाँ से गर्म हवा भी यहाँ देते रहते हैं। ये हवा बहुत गर्म होती है और जो भी हम इसमें डालते हैं कोयले के साथ वो जलने लगता है। अब देखिए हम यहाँ पर मध्यम अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइड का अपचयन कैसे कर रहे हैं। तो क्या क्या हम पहले भट्टी में डालते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर डाल रहे हैं ओर यानी अयस्क। किस रूप में है? धातु ऑक्साइड के रूप में, यानी उस अयस्क से अभी ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। माना यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड का, यानी कि ये लोहे का अयस्क है, आयरन का। ठीक है, अब इसका क्या होगा देखते हैं। ये अयस्क जब अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है पिघल जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान है, और पिघलने के बाद उसका क्या होगा आगे देखते हैं समीकरण से। दूसरी चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यहाँ पर क्यों डाल रहे हैं? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है ये लाइमस्टोन। तो इसको क्यों डाल रहे हैं? ये यहाँ पर अशुद्धियों को निकालने का काम करेगा, यानी इसमें अशुद्धियाँ घुल जाएंगी, यानी ये यहाँ पर काम करेगा एक फ्लक्स की तरह, यानी एक गालक की तरह। गालक, इसकी परिभाषा भी आगे हम लिख लेंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पर डाल रहे हैं कोक। कोक क्या है? परिष्कृत रूप है कोयले का, यानी कि ऐसा कोयला जो बिना धुएं के जल लेता है आराम से। तो इसको क्यों डाल रहे हैं? जाहिर सी बात है इसी से तो आग लगेगी, इसी से तो भट्टी गर्म होगी और जलेगी, और ये जो ओर यानी अयस्क डाला है वो पिघलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, इतनी चीज़ हम समझ गए कि हमने यहाँ पर डाल दी हैं 3 चीज़ें, और यहाँ से हम दे रहे हैं गर्म हवा। अब क्या होगा आगे, इस पूरी कहानी को फटाफट सिर्फ 2 समीकरण से हम लिख कर समझ लेते हैं। ये देखिए, इसको जूम आउट कर लिया मैंने। तो पहला यहाँ पर जो काम होता है वो होता है कार्बन मिल जाती है ऑक्सीजन से। कार्बन कहाँ से आई? इस कोक के पास, यानी कि जो कोयले का रूप है इसके पास बहुत सारी कार्बन है। तो जैसे ही यहाँ से हमने एयर दी, एयर यानी कि उसमें ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ पर ये रहा कार्बन और ये रहा ऑक्सीजन। तो क्या मिल गए यहाँ पर? दोनों चीज़, कार्बन और ऑक्सीजन। C और O मिले तो बना CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। यहाँ पर क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरी समीकरण में हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास ये जो हमने और डाला था, क्या डाला था? Fe2O3 एक और डाला था, यानी कि धातु ऑक्साइड का जो अयस्क हमने डाला था उसके साथ अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाती है, यानी कि CO वो उसके साथ अभिक्रिया करती है Fe2O3 के साथ, यानी कि इस अयस्क के साथ। अब क्या हुआ? Fe यहाँ अलग बच गया, तो फिर इसके साथ जो ऑक्सीजन थी ये कहाँ चली गई? ये चली गई इस CO के पास, और यहाँ बन गया CO2। यानी कि क्या हुआ, फिर से देख लीजिए, ये जो अयस्क में ऑक्सीजन थी यानी Fe2O3 में जो O3 थी वो चली गई किसके पास? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास। यहाँ बन गया 3CO2।
क्या बन गया 3CO2 और Fe यहाँ अलग हो गया, यानी कि किसका अपचयन हुआ, Fe2O3 का यहाँ पर अपचयन हो गया, फेरस ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो गया अपचयन। ठीक है, और किसके कारण हुआ ये, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनी थी, जब कोक में यानी कोक में जो कार्बन था और जो बाहर से ऑक्सीजन दी थी वो दोनों जब मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए थे आपस में जुड़कर। ठीक है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने इस अयस्क का अपचयन कर दिया और यहाँ पर हमें धातु अलग मिल गया और CO2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये था कि इस वात्या भट्टी में यानी ब्लास्ट फर्नेस में किस प्रकार से मध्यम अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइड का अपचयन हो जाता है। इतनी चीज़ हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं गालक या फ्लक्स क्या होता है। देखिए भट्टी में हमने 3 चीज़ें डाली थी, एक अयस्क डाला था, कोक डाला था और एक डाला था लाइमस्टोन, जिसको मैंने बोला था कि अशुद्धियाँ निकालने के काम आता है, इसको कहते हैं गालक या फ्लस्क। तो इसी की परिभाषा अब यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। देखिए क्या होता है, धातु ऑक्साइड अयस्क को, यानी अयस्क है ना वो अभी वो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है तो अयस्क ही कहेंगे। धातु ऑक्साइड है लेकिन क्या है अयस्क, अभी भी उसे कहेंगे क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ अभी भी हैं। तो धातु ऑक्साइड अयस्क को अपचयन के लिए भट्टी में डालने से पहले उसमें गालक या फ्लक्स मिलाते हैं, जैसा कि हमने देखा था, जिससे धातु ऑक्साइड में मौजूद अशुद्धियाँ गालक या फ्लक्स के साथ मिल जाती हैं और धातु मल बनाती हैं। धातु मल जिसे हम कहते हैं, या यहाँ पर उसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैग। तो धातु मल बनाती हैं कौन, फ्लस्क और धातु ऑक्साइड में मौजूद अशुद्धियाँ, ये दोनों मिलकर धातु मल या स्लैग बना लेती हैं और धातु गलित अवस्था में शुद्ध रूप में मिल जाता है। क्या हो रहा है देखिए, जो धातु ऑक्साइड है जो धातु ऑक्साइड है उसमें है अशुद्धियाँ। क्या है इसमें, अशुद्धियाँ। तो जब ये पिघलता है पूरा धातु ऑक्साइड अपनी अशुद्धियों के साथ, तो इसकी अशुद्धियाँ किसके साथ मिल जाती हैं, फ्लक्स के साथ। और ये अशुद्धियाँ और फ्लक्स मिलकर क्या बना देते हैं, धातु मल या स्लैग। कौन कौन मिलकर बनाते हैं स्लैग, फ्लक्स और अशुद्धियाँ, और धातु अलग हो जाती है। धातु क्या हो जाती है, अलग गलित अवस्था में शुद्ध रूप में मिल जाती है। तो समझ गए क्या होता है फ्लक्स, इसका काम फ्लक्स का काम होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं उनको अपने अंदर मिला लेना और धातु को अलग कर लेना। ठीक है, अब है हमारे पास अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु ऑक्साइडों का अपचयन कैसे करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अपचयन। इससे पहले हमने निम्न अभिक्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील के लिए अपचयन को देख लिया है। तो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, जब वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं तो उनका होता है विद्युत अपघटनी अपचयन। देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि को उनके गलित लवणों से विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। यानी कि अगर हमें अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम को अपचयन करना है उसका, तो हम क्या करेंगे, उसके लवण का एक विलयन बना लेंगे, उसको पिघलाकर, गलित लवण। ठीक है, तो जैसे सोडियम का लवण क्या है, NaCl का उदाहरण ले लीजिए। तो NaCl को हम गलाकर एक विलयन बना लेंगे। यहाँ इमेज में आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो विलयन है ये है NaCl को पिघलाकर बनाया गया है, ये लिक्विड सॉल्यूशन। अब इस लिक्विड सॉल्यूशन में जो ये हमने यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन बनाया है, ये पूरा इस लिक्विड सॉल्यूशन में हम करंट लगाएंगे, यानी कि इसमें डालेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये हम सब जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जैसे ही हम इसमें करंट को बहाएंगे, यानी कि इस विलयन में करंट को फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, जो ये NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन है ये टूट जाएगा आयन्स में, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में। ठीक है, और क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो Cl चले जाएंगे एनोड की तरफ, ये देखिए, और जो Na पॉजिटिव आयन होगा वो आ जाएगा कैथोड की तरफ, क्योंकि ये अपने से विपरीत आवेश की ओर आकर्षित होंगे। ये सब हम जानते हैं कि 2 विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और जो समान आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित यानी दूर जाते हैं। तो उदाहरण से यहाँ पर फिर से समझ लीजिए क्या लिखा है। उदाहरण के लिए सोडियम को गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं सोडियम को, कैसे, उसके लिए हमने सोडियम क्लोराइड का एक गलित सॉल्यूशन बनाया है, ये रहा वो सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का। अब इसका करते हैं हम इस सॉल्यूशन का विद्युत अपघटन, यानी इसमें हम करंट लगाते हैं,
उसमें विद्युत को फ्लो कराते हैं, उसमें करंट को बहाते हैं, जिससे विद्युत अपघटनी सेल पर होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है। तो जो ये विद्युत अपघटनी पूरा सेल है, इस पर कौन सी कैसे होती है अभिक्रिया, देखिए ये है NaCl का लिक्विड सॉल्यूशन जो टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, Na प्लस आयन कैथोड की तरफ गमन करता है जैसे हमने देखा, और Cl नेगेटिव आयन जो होता है वो एनोड की तरफ, यहाँ पर ए मिस हो गया तो ये एनोड की तरफ गमन करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें सोडियम मिल जाता है, किस पर, कैथोड पर। कैथोड पर हमें मिल गया सोडियम धातु। यहाँ पर समीकरण से भी हम इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोडों पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कैथोड पर क्या होता है, देखिए कैथोड पर Na पॉजिटिव आयन आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक होता है कैथोड, ठीक है। तो इस पर Na पॉजिटिव आयन आ जाता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो बन जाता है सोडियम, यानी कि सोडियम का परमाणु Na, ठीक है। तो आयन से अब वो एक धातु परमाणु बन गया। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर धनात्मक आवेश होता है, हम जानते हैं, तो इस पर आ जाता है Cl, और Cl यहाँ एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्टेबल हो जाता है और वो बना लेता है क्लोरीन का परमाणु। किसका परमाणु, क्लोरीन का परमाणु। तो दोनों का आवेश खत्म हो जाता है, Na पॉजिटिव का भी और Cl नेगेटिव का भी, और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कैथोड पर प्राप्त कर लेते हैं सोडियम धातु को, ठीक है। तो ये था उसका विद्युत अपघटन द्वारा अपचयन, किसका, सोडियम का, जो एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो धातुओं के निष्कर्षण में जो स्टेप्स हमने पढ़ लिए हैं वो हैं दलन, पेषण, चूड़न यानी क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। अयस्क का सांद्रण भी हमने पढ़ लिया, अयस्क का निष्तापन और भर्जन भी पढ़ लिया, यानी उसे धातु ऑक्साइड में कैसे बदला जाता है। और अब हमने फाइनली धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अपचयन भी पढ़ लिया है। और फाइनल स्टेप इसका बचा हुआ है जिसको हम अब फिनिश करने वाले हैं, वो है धातुओं का शोधन और परिष्करण, यानी प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो कुछ मेथड्स हैं इसके, और अब यही इस टॉपिक में फाइनल चीज़ बची हुई है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते हैं धातुओं का शोधन। धातुओं का परिष्करण या शोधन, देखिए सबसे पहले जब हमें अयस्क मिला था जिससे हमें धातु निकालनी थी, तो हमने उसका पाउडर बनाया, फिर उसको सांद्र किया यानी उससे गैंग को पृथक किया, फिर उसका निस्तापन और भर्जन करके उसको धातु ऑक्साइड में बदल दिया। और अब जब धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद उसका अपचयन भी हमने कर लिया है, यानी उससे ऑक्सीजन को भी निकाल लिया है और हमें लगभग शुद्ध धातु प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, और यहाँ फाइनल स्टेप में यानी धातुओं के परिष्करण में वही बची हुई इम्प्योरिटीज़ को हमें बाहर करना है, और इसके कुछ मेथड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गलनिक पृथक्करण यानी एलिक्वेशन जिसे हम कहते हैं, यानी गलाकर अलग कर देना। ये टिन और लेड के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक सिस्टम लगाया होता है, एक पूरा सिस्टम सेट किया होता है, किसको, गलनिक पृथक्करण के लिए यानी लिक्वेशन के लिए। तो इसमें अशुद्ध धातु को यानी इम्प्योर मेटल्स को, यानी जिसमें कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको डालते हैं और यहाँ पर वो पिघलता है, ठीक है, पिघलता है। बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ये अर्थ यहाँ पर जमा होती है अशुद्धियाँ। देखिए अब जब ये धातु पिघल कर यहाँ नीचे की ओर ढलान में बहता है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें अशुद्धियाँ होती हैं जो अधिक तापमान पर पिघलेंगी, यानी वो पिघलती नहीं है, अगलनीय होती हैं, यानी गलती नहीं है, तो वो यहीं पर रह जाती हैं। जबकि जो शुद्ध धातु होता है वो गल कर नीचे की तरफ बह कर अलग हो जाता है। सिंपल सी बात है, हमने इसमें कुछ धातु डाला जिसमें अशुद्धियाँ थी, उसको पिघलाया तो वो पिघल कर नीचे की ओर बहकर अलग हो गया, और जो पिघला नहीं अशुद्धियाँ वो यहाँ पर रह गई और हर्थ में आ गई। यही है बस गलनिक पृथक्करण या गलनिक पृथक्करण, पिघलाकर अलग कर देना। पिघलकर धातु जो आसानी से पिघल जाती हैं, जैसे लेड और टिन, ये पिघलकर आसानी से अलग हो जाती हैं, और जो नहीं पिघलता वो यहीं रह जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है यहाँ हमारे पास प्रदंडन यानी पोलिंग। पोल यानी डंडा, दंड मतलब भी डंडा होता है, तो डंडे से इसको हम करते हैं। अब आप बोलेंगे डंडे से कैसे, तो देख लीजिए इसे क्या कर रहे हैं, धातुओं का परिष्करण यानी कुछ अशुद्धियों को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक टैंक है जिसमें गलित धातु है, कैसी धातु है, पिघली हुई, और एक हरा डंडा है, यहाँ पर एक हरी छड़ी है, यानी कि ये किसी बांस की छड़ी हो सकती है, किसी पेड़ की हरी टहनी है, जिससे हम इसको चला रहे हैं। ये जो गलित धातु है उसको घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। इससे क्या होता है, ये जो हरी, पहले मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ये जो हरी डंडी है इसमें होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि ये एक लिविंग पार्ट है, एक लिविंग बॉडी है, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन अपचयन कर देते हैं धातु ऑक्साइड का, जो अशुद्धियाँ इसमें होती हैं ऑक्साइड या अन्य रूप में, उनका अपचयन कर देते हैं और गलित धातु का शोधन हो जाता है। तो ये था यहाँ पर प्रदंडन या पोलिंग। आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है यहाँ पर शोधन का यानी परिष्करण का, जो है हमारे पास आसवन या डिस्टिलेशन। आसवन हम सब जानते हैं कि आसवन में भाप बनाकर अलग किया जाता है, यानी कि जो जल्दी वाष्पित हो जाएगा जो भी पदार्थ वो अलग हो जाएगा पहले, और नीचे जो देर में वाष्पित होगा वो रह जाएगा। तो ये हम यूज़ करते हैं जिंक और मरकरी के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, ये जिंक और मरकरी बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। तो ये वाष्पित होकर यहाँ कंडेंसर में होकर अलग होकर यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और अशुद्धियाँ यहीं जार में रह जाती हैं। तो यहाँ पर हम धातुओं को भाप बनाकर अलग कर लेते हैं दूसरी जगह, और अशुद्धियाँ क्योंकि वो जल्दी वाष्पित नहीं होती तो वहीं जार में रह जाती हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, जिंक और मरकरी के लिए यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शोधन यानी परिष्करण का अगला मेथड है हमारे पास विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे और याद करने की कोशिश भी करेंगे यहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहले इमेज से पूरी कहानी को समझ लेंगे और उसके बाद जब हम पूरी प्रोसेस को समझ जाएंगे तो ये जो कहानी लिखी हुई है ये बहुत आसान लगेगी और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इमेज को जूम इन कर लेते हैं और तब हम समझ पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये इमेज को हमने कर लिया जूम इन। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टैंक लिया हुआ है और टैंक में लिया हुआ है एक सॉल्यूशन। ये है धातु लवण विलयन, जो सॉल्यूशन है वो है धातु लवण विलयन। अब ये कौन सी धातु लवण का विलयन है, एक बात पहले सुन लीजिए कि हम यहाँ पर किसका परिष्करण कर रहे हैं। उदाहरण हमने किसका लिया हुआ है, यहाँ पर हम कर रहे हैं कॉपर का, ठीक है। कॉपर का यहाँ पर हम विद्युत अपघटनी परिष्करण करने वाले हैं। तो जिस भी धातु का हमें परिष्करण करना होता है उसी का लवण विलयन हम सॉल्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है कॉपर सल्फेट का लवण विलयन, CuSO4 का विलयन यहाँ पर हमने लिया हुआ है और कॉपर का ही हमें शोधन करना है, उसका परिष्करण करना है, तो कॉपर का ही लवण विलयन हमने यहाँ पर उपयोग किया है। इसके अलावा हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, एनोड और कैथोड, क्योंकि हमें यहाँ पर विद्युत अपघटन कराना है। और कमाल की बात यह है कि ये एनोड और कैथोड भी कॉपर के ही हैं। फ़र्क क्या है, जो एनोड है वो इम्प्योर है, वो मतलब अशुद्ध कॉपर है, और जो कैथोड है वो प्योर कॉपर है। और एक और फ़र्क है कि जो एनोड है उसका साइज वो मोटा है और जो ये कैथोड है वो पतला है, पतली छड़ है, और ये जो एनोड है वो मोटी छड़ है। अब ऐसा क्यों किया है ये आगे हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या समझ लिया, टैंक है, टैंक में धातु का लवण विलयन है, जिस धातु का शोधन करना है उसी का लवण विलयन है। यहाँ पर है हमारे पास CuSO4 का विलयन और 2 एनोड और कैथोड है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं। एनोड की छड़ मोटी है और इम्प्योर है, कैथोड की छड़ पतली है और प्योर है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी से और स्विच से जोड़ लिया और यहाँ पर अब हम करते हैं स्विच को ऑन। अब क्या होता है समझिएगा, जैसे ही स्विच ऑन होता है तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था इसका अपघटन होगा और ये आयनों में टूट जाएगा। क्या आयन बनाएगा, ये बनाएगा Cu+ और SO4-, यही तो बनाएगा। जब कॉपर सल्फेट का विलयन का अपघटन होगा तो ये देखिए ये बन गया Cu+ और SO4- आयन विलयन में तैरने लग गए। अब Cu+ है यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसके पास, Cu के पास, और यहाँ ये जो कैथोड है इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो Cu यानी कॉपर आयन अट्रैक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, कैथोड के पास। कैथोड के पास जैसे ही ये जाएगा यहाँ इसको अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये देखिए जो हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ मिल जाएंगे, और जो ये Cu था, Cu पॉजिटिव आयन था, वो बन जाएगा कॉपर का एक नॉर्मल परमाणु। और जैसे ही वो कॉपर के नॉर्मल परमाणु में परिवर्तित होगा वो इस कैथोड की छड़ के साथ विलीन हो जाएगा, उसमें चिपक जाएगा, उसमें ही मर्ज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक आयन की कमी हो गई। कौन से आयन की, Cu+ आयन की कमी हो गई। और SO4 आयन तो अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, SO4- आयन, ठीक है, तो ये अभी भी उतने ही हैं। और किसकी, Cu+ आयन की यहाँ पर कमी हो गई क्योंकि वो कैथोड के पास चला गया, वहाँ उसे इलेक्ट्रॉन मिले और उसमें ही घुल गया, ठीक है। तो अब इस जो लवण विलयन है इसमें असंतुलन हो जाएगा आयनों का। तो ठीक इसी टाइम यहाँ पर क्या होता है, ये जो एनोड होता है, एनोड में Cu का परमाणु
2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो करंट के रूप में बह रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का ही बहना तो करंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर Cu पॉजिटिव आयन फिर से बन जाता है। तो जैसे ही कैथोड में Cu पॉजिटिव आयन यहाँ घुला था, वैसे ही एनोड पर एक और Cu पॉजिटिव आयन बन गया इलेक्ट्रॉन देकर, और इसी के दौरान अशुद्धियाँ नीचे आ गई इस कैथोड में। जैसे ही एक Cu का परमाणु निकला आयन के रूप में, तो उससे जुड़ी हुई अशुद्धियाँ यहाँ नीचे गिर गई और ये बन गया एनोड मड। आप समझिए फिर से इस चीज़ को, क्या हुआ है, यहाँ कॉपर का जो आयन था आकर्षित हुआ कैथोड की तरफ और उसमें इलेक्ट्रॉन लेकर उसमें ही समा गया कैथोड में। ठीक उसी पल यहाँ पर एनोड में Cu पॉजिटिव आयन फिर से बन गया और विलयन में आ गया। किस विलयन में? इस CuSO4 के विलयन में। कैसे बना ये Cu प्लस इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। और जैसे ही यहाँ ये Cu पॉजिटिव आयन फिर से विलयन में आया, उसी दौरान इसके साथ चिपकी हुई अशुद्धियाँ, जो ये Cu प्लस आयन बना उसके साथ चिपकी हुई अशुद्धियाँ यहाँ नीचे गिर गई, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर से देखिए, यहाँ Cu जा रहा है, यहाँ Cu इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें समा जा रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर फिर से वापस विलयन में आ जा रहा है। तो एक साइकिल चलने लग रही है, ठीक है, एक साइकिल यहाँ चल रही है। और साथ ही यहाँ एनोड मड यानी अशुद्धियाँ भी नीचे गिरती जा रही हैं। जो भी परमाणु यहाँ आयन बन रहा है उसके साथ जुड़ी हुई अशुद्धि यहाँ नीचे आ जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से एक साइकिल चल रही है और CuSO4 के विलयन में आयनों की संख्या भी संतुलित बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही यहाँ Cu का पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, वैसे ही यहाँ Cu का पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन देकर फिर से आ जा रहा है और उसके साथ की अशुद्धियाँ यहाँ नीचे गिर जा रही हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता जाएगा, ये एनोड की छड़ पतली होती जाएगी और कैथोड की छड़ मोटी होती जाएगी। ऐसा ही तो होगा ना, जब इसके परमाणु आयन बनाकर विलयन में आते जाएंगे और इसके आयन से यहाँ परमाणु चिपकते जाएंगे, तो ऐसा ही तो होगा, एनोड पतला होता जाएगा और कैथोड की छड़ मोटी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोड के ऊपर हमें कॉपर की शुद्ध धातु की कई परत चिपकी हुई मिल गई, यानी कई परत चढ़ी हुई मिल गई। तो हमें फाइनली यहाँ पर कैथोड पर कॉपर धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो गई और अशुद्धियाँ यहाँ नीचे आ गई। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण। किसका? कॉपर का, ठीक है। तो पूरी प्रोसेस को समझ लिए, अब यहाँ पर इसे पढ़ भी लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। बिल्कुल हमने यहाँ देख लिया। जिस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है उसी धातु का लवण विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, विलयन हमें यहाँ पर कॉपर सल्फेट का लिया था। चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। जब विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित की जाती है यानी करंट बहाया जाता है, तब अशुद्ध धातु का एनोड अपघटित होने लगता है। ये एनोड क्या था? अशुद्ध धातु का अपघटित होने लगता है, जिससे मुक्त आयन विद्युत अपघट्य के माध्यम में कैथोड पर निक्षेपित होने लगते हैं। तो विद्युत अपघट्य में जो आयन होते हैं Cu पॉजिटिव, वो कैथोड पर जमा होने लगते हैं, निक्षेपित होने लगते हैं। कुछ अविलेय अशुद्धियाँ अपघटन के दौरान एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो ये यहाँ पर अशुद्धियाँ जमा होती जा रही हैं जैसे जैसे इससे आयन निकलते जा रहे हैं। कुछ समय बाद अशुद्ध धातु एनोड पतला व शुद्ध धातु कैथोड मोटा हो जाता है। यह भी हमने देख लिया। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर शुद्ध धातु का कैथोड निकाल लेते हैं। इसको हमने निकाल लिया फिर, जो कि विद्युत अपघटनी परिष्करण से प्राप्त शुद्ध धातु है। इस पर हमें शुद्ध धातु मिल गई। तो पूरी कहानी यहाँ हम समझ गए। अब इस पूरी प्रक्रिया की समीकरण भी देख लेते हैं कि क्या क्या समीकरण बनती है विद्युत अपघटनी परिष्करण में। देखिए क्या होता है कैथोड पर और क्या होता है एनोड पर। तो पहले कैथोड पर देखते हैं। ये रहा कैथोड। इस पर क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव आयन। ये रहा, ये जो Cu का आयन होता है इस पर 2 धनावेश होता है, 2 पॉजिटिव होता है इस पर चार्ज। तो ये जैसे ही कैथोड पर जाता है इसे मिल जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cu का एक स्थायी परमाणु, नॉर्मल परमाणु बन जाता है और कैथोड पर ही निक्षेपित यानी जमा हो जाता है, उसके ऊपर एक परत बना लेता है। और एनोड पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो Cu का परमाणु होता है इस एनोड में, वो 2 इलेक्ट्रॉन देकर Cu2 पॉजिटिव आयन बना लेता है और ये देखिए उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और ये जो 2 पॉजिटिव आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये विलयन में आ जाता है यहाँ, जिससे विलयन में आयनों की संख्या क्या बनी रहती है, साम्य अवस्था में बनी रहती है, यानी कि जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव बने रहते हैं और एक चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पर हम विद्युत अपघटनी परिष्करण की पूरी प्रोसेस को भी समझ गए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया है धातुओं की प्राप्ति और उनका निष्कर्षण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा
टॉपिक था इस चैप्टर का, धातु और अधातु का। अब बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, धातुओं का संक्षारण। अगर उसे आज के वीडियो में ऐड करते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वो छोटा सा टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद हम साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लेंगे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम इस चैप्टर के और टॉपिक्स को कवर करके ख़त्म कर लेंगे और नए टॉपिक्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और लेते रहें सुपर शिक्षा। थैंक यू।